लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जितने भी कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में केसेस चलते हैं ना, वो लाइव होने चाहिए। अभी जैसे इस केस में ये हो रहा है कि महिलाओं को इतने अधिकार दे दिए गए हैं, महिलाओं के फेवर में इतने सारे कानून बना दिए गए हैं कि उसका गलत फ़ायदा उठा रही है। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, अगर मुझे ये पता है मुझे ये वीडियो बनाने के बाद मुझे सुसाइड करना है, सोचिए कि मेरे अंदर क्या कुछ चलेगा, मतलब वो कितना ज़्यादा दर्द में होंगे वो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत ही गलत होती है या सिर्फ आदमी ही गलत होता है। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और थंबनेल देख करके आप समझ ही चुके होंगे मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो वैसे मैं बात करना चाह रही थी इस मुद्दे पे बहुत पहले ही, लेकिन मैं सोच रही थी कि अभी मैं कुछ दिन रुक जाती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ही कुछ बात करें इस टॉपिक पे। आधी अधूरी बात और आधा अधूरा ज्ञान हर किसी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसलिए मैं रुकी हुई थी अभी तक, और बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक पे बात करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वजह से जितनी भी महिलाएं हैं, जो मेरे जैसी महिलाएं हैं जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं, उन पे भी उंगलियां उठती हैं इसी टाइप के लोगों की वजह से, जिस टाइप की निकिता है। आप लोगों ने सुना ही होगा ये जो बेंगलोर के केस के बारे में, अतुल जी की बात कर रही हूँ मैं। एक्चुअली मैंने जिस दिन वो देखा था, मतलब जैसे ही यूट्यूब ऑन किया तो लाइव वीडियो चल रही थी, क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनल हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, तो लाइव वीडियो ही चल रही थी। मैंने उसी टाइम देखा उनका वीडियो, और 1 घंटे 20 मिनट या 22 मिनट की वीडियो है, मतलब 1 घंटे 22 मिनट की वीडियो है उनकी टोटल, जो उन्होंने अपने सुसाइड करने से पहले की अपलोड की है, मतलब सुसाइड करने से पहले रिकॉर्ड की है, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में एक एक चीज़ें बताई हैं, कहाँ कैसे क्या प्रॉब्लम हुई है उनको, और सारी चीज़ें, सारी प्रूफ जो हैं वो सब कुछ दे करके गए हैं जाने से पहले। मैं, देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैंने अपने चैनल पे पहले भी इस मुद्दे पे अगर कभी भी ये टॉपिक पे बात हुई है, जो एक रिलेशनशिप की, कि हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन होते हैं उसमें गलत सही कौन है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत ही गलत होती है या सिर्फ आदमी ही गलत होता है। मैंने पहले भी कहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में ज़्यादातर आदमी ही परेशान है, ये सच है। और उसकी वजह यह है कि जो इस तरह की औरतें होती हैं, निकिता जैसी औरतें जो होती हैं ना, इनकी वजह से परेशान है आदमी। क्योंकि होता यह है कि जो वाकई में जो, मतलब जॉब कर रही हैं, उनके अच्छे खासे उनके पास इनकम आ रही है, सब कुछ है, फैमिली में भी अच्छा खासा पैसा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा डिमांड करती हैं लड़कों से ना, इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड करती हैं, इतना टॉर्चर करती हैं, इतने केसेस उन पे लगा देती हैं ना, कि सामने वाला हाथ जोड़ता है कि भाई केस ख़त्म हो जाए, वो भले बिक जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैंने खुद देखे हैं मेरे जानने वालों में। मैं कोर्ट में जाती हूँ तो वहाँ पे भी, क्योंकि मैं अपने जहाँ जबलपुर में मैं रह रही हूँ, मैं यहीं के कोर्ट में अपना केस लगा रखी हूँ मैं। तो और अब आप ये कहेंगे कि देखिए वो जो बंदा है, जो सुभाष, अतुल सुभाष है, वो देखिए बेंगलोर से जौनपुर आते थे, क्योंकि उनकी वाइफ ने केस लगाया था जौनपुर ज़िले में, जौनपुर की कोर्ट में लगाया था, तो वो वहाँ से यहाँ आते थे। बट मेरे केस में ऐसा है, मेरा केस चल रहा है 2021 से आज चल रहा है 2024, ख़त्म होने वाला है, लेकिन इन 4 सालों में एक भी पेशी में वो बंदा नहीं आया है। सिर्फ मेंटेनेंस का जब केस मैंने बच्चों के लिए लगाया था, बच्चों की मेंटेनेंस का केस, तो पहली पेशी में वो आए थे। वो भी जो चीज़ें वो खुद कर रहे हैं, औरतों के साथ होटलों में रुकना, गलत काम करना, सारी चीज़ें करना, वो सारे उन्होंने मेरे ऊपर डाल दिया था कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसे रहती हूँ। उन्होंने तो बल्कि ये तक बोला था कि मैं अपनी मम्मी के साथ नहीं रहती हूँ, मैं किसी और के साथ रहती हूँ, अपने दोनों बच्चे लेकर के। तो जो उनको बोलना था वो बोला उन्होंने, और उन्होंने इस चीज़ को माना भी, कॉल करके बताया कि मेरे वकील ने कहा था कि ये सब चीज़ें बोल दो। एक आदमी ना जब औरत से हारता है ना, तो ये सच है कि सीधे उसके चरित्र पे वार कर देता है, सीधा उसको बोल दो कैरेक्टरलेस है। पर मैंने जब सारे प्रूफ दिखाए मैम को, जो जज साहिबा थी, उनको जब सारे प्रूफ दिखाए तो उन्होंने, समझ गई वो, और फिर इन्होंने बच्चों को रखने की बात की थी फिर, लेकिन मैम ने मना कर दिया था।
ठीक है, मेरा टॉपिक तो ऐसा है कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है वो सारी चीज़ें। अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को देखा है, स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देखी है, तो मेरी पुरानी वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा कि क्या कुछ हुआ है। और मैंने अपनी लाइफ का ना, मुझे लगता है कि मैंने 20 या 30% ही आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक में शेयर नहीं की जाती। तो मुझे ना उनकी वीडियो देख करके मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। और एंड की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनकी पूरी वीडियो जो रिकॉर्डिंग उन्होंने डाली है उसकी एंड की वीडियो ज़रूर आप देखना। एंड का मीन्स आप 10 मिनट की वीडियो ज़रूर देखना एंड की। मतलब जो बंदा, जिसको पता है कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, अगर मुझे ये पता है मुझे ये वीडियो बनाने के बाद मुझे सुसाइड करना है, सोचिए कि मेरे अंदर क्या कुछ चलेगा। मतलब वो कितना ज़्यादा दर्द में होंगे वो। मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ। क्यों फील कर पा रही हूँ? क्योंकि एक इंसान जब कोर्ट में जाता है, बार बार पेशी आती है, बार बार उसको अगली डेट दी जाती है, उसके ही सामने मतलब दूसरी पार्टी का कोई नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी सब कुछ नॉर्मल है। सामने वाला बंदा खुला घूम रहा है, बिंदास रह रहा है, कोई फिक्र नहीं। तो ना बहुत अंदर से ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। मैं खुद कोर्ट में 11 बजे जाती हूँ और 5 बजे लौटती हूँ। हर बार का होता था। बस अभी जो मेरी पेशी थी 7 तारीख की, उसमें बस ऐसा हुआ था कि मैं 12 बजे गई थी और मैं 2:30 बजे वापस आ गई थी। लेकिन इसके पहले जितनी बार भी ऐसा मेरा केस चल रहा था, जितनी बार भी मेरी पेशियाँ होती थी, डेट रहती थी, हर बार ऐसा होता था मैं जाती थी 11 बजे और आती थी 5 बजे। और मेरे ही सामने उनके हर बार ना वकील दूसरे दूसरे आते थे, हर बार कोई दूसरा वकील आता था। तो मैं पहचान भी नहीं पाती थी कि उनका वकील कब आया कब चला गया। मैं वहीं बैठी रहती थी, बट उनके तरफ से वकील आए कोई और साइन करे और चला जाए। वो तो आते नहीं थे। उन्होंने वहाँ, और वो बोलते भी थे कि मैं वकील को चाहे जितना पैसा दे दूँ, मैं तुम्हें 1 रुपये नहीं दूंगा। जबकि मैंने अपने लिए नहीं मांगा, मैंने अपने बच्चों के लिए मांगा था, जो कि उनका अधिकार है। और सच बताऊं तो लोग बोलते हैं, अभी जैसे इस केस में ये हो रहा है कि महिलाओं को इतने अधिकार दे दिए गए हैं, महिलाओं के फेवर में इतने सारे कानून बना दिए गए हैं कि उसका गलत फ़ायदा उठा रही है। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन फ़ायदा सिर्फ वही उठा रही हैं जो ऑलरेडी फ़ायदे में है, पहले से हैं, जो ऑलरेडी सक्षम है, ऑलरेडी उनके पास पैसा है। और जिन जो गलत हैं वही फ़ायदा इन चीज़ों का उठा रही हैं। बाकी जो सच में परेशान है ना, वो फ़ायदा नहीं उठा पाती। मुझे भी मेरे वकील ने भी बोला था, मुझे और भी लोगों ने समझाया था कि तुम जो केस लगा रही हो उसमें तुम उनकी फैमिली को भी बोलो। फैमिली, ऐसा नहीं कि फैमिली वाले देखते हैं, ऐसा नहीं कि फैमिली ने कभी कुछ किया नहीं मेरे साथ गलत। फैमिली वालों ने भी बहुत कुछ किया था, ख़ास तौर पे इनकी बुआ ने। वो तो मैं ज़िंदगी भर बोलूँगी, उनके जैसी औरत घर तोड़ने वाली शायद ही दुनिया में कहीं हो, इतनी बुरी औरत। बाकी ये नहीं कहा जा सकता, दुनिया में बहुत बुरे बुरे लोग पड़े हैं, लेकिन उस घर में जो है ना, बहुत ही कलाकार औरत है वो, बहुत ही कलाकार औरत। लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है, चाहे वो बहुत से लोग थे, मैं इसलिए उनका नाम और वो सब गिनवाना नहीं चाहती हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों से। तो मैंने कभी फैमिली को नहीं फंसाया। मेरा जो पिटीशन फाइल मैंने की है पूरी 4-5 पेज की, वो सब कुछ उनके पास भी गई थी, मेरे जो एक्स हस्बैंड हैं उनके पास भी गई हुई थी। और उन्होंने तो बाकायदा व्हाट्सएप पे भी लगाई थी। कहीं फैमिली का कोई वो नहीं है, जिक्र नहीं है फैमिली वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं है। आज मेरे 2 बच्चे हैं, अगर चाहते तो इनकी फैमिली वाले भी सपोर्ट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं वो रेलवे में जॉब करते थे, रेलवे से रिटायर्ड हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन कभी मेरे बच्चों के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। जबकि उन लोगों को सबको पता है कि उनका बेटा गलत है। पर मैं वही चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कानून ज़रूर बने हैं औरतों के लिए, औरतों के फेवर में ज़्यादा कानून बने हुए हैं, औरतों के लिए ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के लॉ वगैरह जो भी हैं, धाराएं वगैरह हैं, वो सब बनी हुई हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब औरतें इस चीज़ का फ़ायदा उठा पा रही हैं। फ़ायदा तो बहुत दूर की बात है, ज़रूरत भी, मतलब जो ज़रूरी भी है जिनके लिए ना, वो भी इसका मतलब इस पावर का यूज़ नहीं कर पा रही हैं। सच ये है।
तो अभी लेकिन ये जो हुआ है ना, अब इसमें और भी हम जैसी जितनी औरतें हैं ना, उनके बारे में यही होगा कि औरतों का तो काम है शादी करो और बच्चे पैदा करो, फिर पति से पैसे मांगो। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं बच्चों के लिए पैसे मांग रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ। और यही देख लीजिए सबसे बड़ा पॉइंट, जो निकिता है उसने डाइवोर्स नहीं दिया अपने हस्बैंड को। और सोचो, कोई भी लड़का जब तक उसे डाइवोर्स नहीं मिलता है ना, तो वो केस चक्कर काटते रहता है, कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा, उसकी पेशी डेट अलग अलग आती रहेगी और फिर उसकी आधी उम्र सिर्फ कोर्ट के चक्कर काटने में निकल जाती है। फिर वो ये सोचता है ना कि यार चाहे मुझे घर भी बेचना पड़ जाए ना, बेच के मैं इसको दूँ और मैं सुख से शांति से रहूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। उन्होंने लास्ट में यही बोला था कि, और मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग उनका वीडियो ज़रूर देखना, जिसने नहीं देखा है, बाकी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, समझ सकते हैं। लेकिन ना सबसे बड़ी इसमें आपको क्या लगता है सबसे बड़ी गलती किसकी है, एक आदमी की कि एक औरत की? नहीं, दोनों ही अपनी जगह, आदमी भी और औरत भी गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ औरत ही अत्याचार झेल रही है या सिर्फ आदमी ही अत्याचार झेल रहा है। दोनों होते हैं, दोनों झेल रहे होते हैं। लेकिन बस ये हो जाता है कि परेशान सिर्फ वो होता है जो सही होता है, जिसके साथ अत्याचार हुआ होता है, और जो गलत होता है ना उसके साथ कानून भी खड़ा होता है, बिल्कुल खड़ा होता है कानून। देखिए, लोग बोलते हैं कि इसमें गलती है, ये इतने सारे जो मतलब औरतों के पक्ष में जो इतने सारे कानून बनाए गए हैं औरतों के पक्ष में, ये नहीं होना चाहिए, इसका लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं, कोई भी औरत घर बैठे कानून का फ़ायदा नहीं उठा सकती है। वो उसके लिए कोर्ट जाती है, कोर्ट में केस लगाती है। लेकिन होता क्या है, ये सारी चीज़ों का जो गलत रास्ता है या गलत डिसीज़न है वो कौन देता है? जज। ये जो अतुल का मैटर है ना, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इस मैटर में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है जज। ना तो निकिता जिम्मेदार है, ना कोई और जिम्मेदार है, सबसे ज़्यादा वो जज है। क्योंकि कोई व्यक्ति इतने पेशी में आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार वो अपनी बातें रख रहा है, लेकिन एक पक्ष की बातें आप सुनोगे, सिर्फ आप एक पक्ष की बातें सुनोगे। जज किस लिए होता है? दोनों पक्ष की बातें सुनो। और मैं गारंटी दे सकती हूँ, बिल्कुल गारंटी दे सकती हूँ कि जितने भी केसेस चलते हैं कोर्ट में, जज को ये भी नहीं पता होता कि सामने वाली बंदी कौन है, सामने वाला बंदा कौन है, इनका मैटर क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है और ये केस क्या है। मैं सच बता रही हूँ, गारंटी दे सकती हूँ मैं इस बात की, जज को पता ही नहीं होता है। जबकि जज के ही हाथ में सब कुछ होता है, मतलब बहुत बड़ा किसी की ज़िंदगी का डिसीज़न लेना, फैसला करना उनके हाथ में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उनको पता भी नहीं होता है कि मैटर है क्या। सामने वाले वकील ने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, बस मैटर यहीं क्लोज। और कई वकील भी बिकाऊ होते हैं, वो सामने वाली पार्टी से पैसे ले लेते हैं कि भाई हम तुमको इतने पैसे दे देंगे, तुम केस हार जाना, तुम क्रॉस क्वेश्चन मत करना। ये चलता है कोर्ट में। एक पक्ष का वकील कुछ बातें रखता है, दूसरे पक्ष का वकील, क्योंकि देखिए हमको अपनी प्रॉब्लम पता है, हम अपनी प्रॉब्लम वकील को जाके बताते हैं, लेकिन हमारे वकील पे डिपेंड करता है वो उस चीज़ को पेश कैसे करे, सामने वाले के क्वेश्चन का जवाब कैसे दे, ये सब कुछ चीज़ें उस पर वकील पे होती है। पर वकील क्या करेगा? आपसे भी पैसे खाएगा, सामने वाली पार्टी से भी पैसे खाएगा। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे वकील ऐसे होते हैं, सारे जज ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह अच्छे बुरे सब होते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो ये गलत डिसीज़न होते हैं इस तरीके से, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कहाँ तक जाएगी, कितने लोगों के पास जाएगी, मैं लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जितने भी कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में केसेस चलते हैं ना, वो लाइव होने चाहिए। वहाँ अंदर मोबाइल अलाउ नहीं होता, आप मोबाइल लेकर नहीं जा सकते, आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, होना चाहिए। केसेस की जो सुनवाई होती है डेट पे, वो लाइव होनी चाहिए, ताकि एक जज को भी डर रहे कुछ गलत करने से पहले। क्यों नहीं है वहाँ पे? आप ये बताइए, वहाँ पे जो क्लर्क बैठते हैं ना, जो डायरी मेंटेन करते हैं, जो फाइल रखते हैं और डेट वगैरह देते हैं ना, ये लोग भी पैसे खाते हैं। कैसे पैसे खाते हैं? सामने वाले को परेशान करेंगे और
मेरे साथ खुद हुआ है। मैं जा रही हूँ, मैं बैठ के बाहर वेट कर रही हूँ, मैंने उनको बोल दिया कि मैं बाहर बैठी हूँ, लेकिन उनकी पार्टी का कोई भी आएगा और उनको बोल के आती हूँ कि उनकी पार्टी से कोई भी आता है तो आप मुझे बुलाइए, मैं बाहर ही बैठी हूँ। नहीं बुलाएंगे, बोलेंगे आप कहाँ चले गए थे, वो तो आए, वो साइन करके चले गए उनके वकील। मतलब साइन करके चले जाना मतलब कि कोई भी क्वेश्चन नहीं होना, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हमारे तरफ से नहीं होना, कुछ भी बहस नहीं होना उस टॉपिक पे, बस पेशी आगे बढ़ जाना। और पेशी आगे बढ़ जाना मतलब ये कि नेक्स्ट डेट की नहीं, मतलब नेक्स्ट मंथ की नहीं, कभी 1.5 मंथ बाद, कभी 1 मंथ बाद, ऐसा होता है। तो बस वो लोग भी पैसे खाते हैं, सबको पैसे की पड़ी है, लेकिन ऐसे लोग ये नहीं सोचते कि ये जो पैसे हैं ना, ये उनके इतने गलत तरीके से निकलते हैं। घर में कोई ऐसी बड़ी बीमारी, कभी कोई एक्सीडेंट, कभी कुछ, कभी खुद की औलाद ऐसी निकल जाना कि पूरी ज़िंदगी उस पर पैसे आप बर्बाद करते रहो, कुछ नहीं सही होना है। तो लोग नहीं समझते इन चीज़ों को। पर मैं यही कहूँगी, हाथ जोड़ के पहला निवेदन मेरा ये है कि जितने भी कोर्ट में केस चलते हैं उनको लाइव कर दो आप लोग। ये बहुत बड़ा कानून में बदलाव हो सकता है इस चीज़ से। मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कहाँ तक जाएगी, पर अगर किसी बड़े इंसान के पास, जिसके पास इतना पावर है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इन चीज़ों को लाइव कर दो आप। और कोर्ट केस, जो भी कोर्ट में केस चलते हैं ना, उनकी एक लिमिट डिसाइड कर दो कि बस इतने साल के अंदर इसका डिसीजन हो जाना चाहिए। ये इतने साल खींचना, मतलब पैसे पे पैसे देते रहना, हर पेशी पे पैसे देते रहना, खर्च करते रहना, हर किसी के बस का नहीं है। आज मैं बच्चों के लिए लड़ रही हूँ, मेरे केस में तो वो कभी नहीं आते, कभी भी नहीं आते। तो मुझे कौन से पावर का इस्तेमाल करने को मिल रहा है कि हाँ वुमेन्स पावर या वुमेन्स के लिए कानून तगड़े हैं? कोई तगड़ा कानून नहीं है। सिर्फ कानून जो है उन्हीं के साथ खड़ा है जिनके पास पैसा है। मैं सीधा कहूँगी, जिनके पास पैसा है, जो सामने वाले को पैसे ना दे के कानून को पैसे दे रहे हैं ना, बस उन्हीं के साथ कानून हो जाता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, मतलब ये 2 चीज़ें होनी ही चाहिए, एक तो लाइव हो जाना चाहिए और दूसरा कि कोई भी केस का एक लिमिट डिसाइड हो जाना चाहिए। और एक सबसे बड़ा पॉइंट आपको बताती हूँ, जब तक इंसान जिंदा रहता है ना, जब तक, अगर ये अतुल जो जब तक जिंदा होंगे ना, तब तक वो जितने भी प्रूफ देते होंगे ना कि मैंने इतने बार इसको पैसे भेजे, इतने बार ये किया, इतने बार ऐसा किया वैसा किया, कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी। सच बता रही हूँ, कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी। आज जब वो ख़त्म हो गए, आज जब उसने जान दे दी अपनी, तब पता है वही प्रूफ लाइव चल रहा है, न्यूज़ चैनल पे सब जगह लोग दिखा रहे हैं कि उसने ये किया था, उसने वो किया था, इतने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, ये किया। हर चीज़ की वैल्यू हो गई, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग की, उसके कॉल रिकॉर्डिंग की, हर चीज़ की वैल्यू हो गई आज। तो जब तक इंसान जिंदा है ना, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कितने भी सारे प्रूफ दिखाओ, मैंने बहुत सारे प्रूफ दिए हैं कोर्ट में, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। आज मैं जान दे दूँ तो फिर वो मेरी भी सारी चीज़ें बिल्कुल वायरल होने लगेंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, ना मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। और अतुल जो भी हैं, अतुल जी हैं, मैं यही कहूँगी कि उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। बाकी बहुत गलत हुआ है, और ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। लेकिन वो इंसान अगर जीता तो सोचिए, उससे 3 करोड़ रुपए मांगे गए थे। 3 करोड़ रुपए वो पूरी ज़िंदगी कमाता, सिर्फ उसको देता, पूरी ज़िंदगी कमा करके सिर्फ उसी को देता। तो उससे अच्छा तो उसको मर जाना ही उसका ठीक था। मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, इसीलिए उसने ऐसा डिसीज़न लिया। और आप खुद सोचिए कि कोई इंसान कमा के सामने वाले को पैसे दे रहा है, सामने वाले मज़े कर रहा है, वो तो उसने भी यही चीज़ कही थी उन्होंने कि मैं अपने पैसों से अपने दुश्मनों को क्यों बढ़ावा दूँ। मतलब मेरे दुश्मन मेरे पैसे पे मज़े करें और मैं कमा कमा के देता रहूँ, उससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, उन्होंने ये। और कोई भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होगा, वो इतने बार वहाँ से जौनपुर आ करके केस लड़ना, और उसके बाद भी कोई भी चीज़ उसके पक्ष में नहीं, उसको मरने के लिए बोल दिया गया कि हाँ क्यों नहीं तुम मर जाते, ठीक है। और जज साहिबा इस तरीके से बात कर रही हैं, तो बहुत गलत है ये, है ना। बहुत इमोशनल हूँ, मुझे इस टाइप के टॉपिक पे ना, मैं जिस दिन उनकी वीडियो देख रही थी मुझे बार बार रोना आ रहा था,
और मैं जितने बार मैंने घर में मम्मी को दिखाया, दीदी को दिखाया, जब भी सबको दिखा रही थी ना, और अभी भी अगर मैं उसको चालू कर लूँगी, देखूँगी ना, फिर मुझे रोना आने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं उससे रिलेट भी कर पा रही हूँ, और मैं हूँ थोड़ी ऐसी इमोशनल टाइप की, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। तो बस यही कुछ बातें आप लोगों से करनी थी कि ऐसा नहीं है। अब आप लोग अपने मन में ये धारणा मत बना लेना कि औरतें गलत फ़ायदा उठाती हैं कानून का। नहीं है, कानून ही जो है ना, कानून भी गलत नहीं है, क्योंकि पहले इतने अत्याचार हुए हैं औरतों के साथ। एक औरत के होते दूसरी बीबी को रख लेना, दूसरी औरत को ले आना, बहुत सारी चीज़ें, और फिर उस बेचारी को भगा देना। वो बच्चे लेकर के कहाँ जाएगी? जो सच में परेशान है तो आप खुद सोचिए कि वो क्या करेगी। आज तो चलो मैं कोर्ट से लड़ रही हूँ, ठीक है, अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले, मेरा केस चल रहा है मेरे बच्चों के लिए, लेकिन आज मैं अगर नहीं कमाती, थोड़ी बहुत इनकम नहीं करती, तो मैं कैसे बच्चे पालती अपने? मैं भी किसी रोड किनारे बैठी होती, या मैं कोई गलत रास्ता अपना लेती, यही होता। तो मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ख़ास तौर पे जो जज लोग हैं, इन लोगों को, वकीलों को नहीं उठाना चाहिए। कोई इंसान कैसे कैसे, उनकी जो वीडियो थी उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि मेरी जो अस्थियां हैं, अगर मुझे न्याय मिल जाता है तब विसर्जित करना, मतलब मेरी अस्थियां तब तक विसर्जित मत करना जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है, और मेरे दुश्मनों को सज़ा नहीं मिलती है तब तक मेरी अस्थियां विसर्जित मत करना। और अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो जो मेरी अस्थियां हैं वो कोर्ट के सामने, उसी कोर्ट के सामने जहाँ मेरा केस चल रहा है, सामने जो गटर हो, मतलब जो नाली हो, उसमें आप फेंक देना मेरी अस्थियां। तो सोचिए वो व्यक्ति, मतलब जो 1 घंटे 22 मिनट की वीडियो बना रहा होगा, उसके दिल पर, मैं सच बताऊं तो वो मरने से पहले, आत्महत्या करने से पहले ही मर चुका था। वो आत्महत्या करने के पहले ही मर चुका था वो। और इतना नॉर्मल होके वो उन्होंने वीडियो बनाई है ना, एक एक चीज़ें, मैं तो ऐसे रो रही हूँ उनकी बातें याद करके। पर उन्होंने ना इतनी नॉर्मल वीडियो बनाई है वो, मतलब क्या बोलूँ। और अगर उनकी जान जाने के बाद भी अगर कानून उनके साथ नहीं देता है ना, तो बहुत गलत होगा ये, बहुत ही गलत। बाकी चीज़ें क्या ही बोलूँ मैं बहुत कुछ कहना चाह रही थी, मैं बहुत कुछ सोच के बैठी थी, लेकिन मैं नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं बोल पा रही हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो व्यक्ति कोर्ट में जो सही होता है ना, वही कोर्ट के चक्कर काटता है। बाकी एक पार्टी तो ऐसा ही होता है, वो सिर्फ पैसे लेने के लिए और एलिगेंस लगाने के लिए, मतलब आरोप लगाने के लिए आती है या पैसे लेने के लिए आती है, ऐसा ही होता है। बाकी दूसरी पार्टी जो है ना, वो सिर्फ चक्कर काटती है। और कुछ वकील पता क्या करते हैं कि मैंने खुद देखा है, मेरे से 1-2 लोगों की बात हुई है, ऐसे होते हैं कुछ वकील कि उनकी पार्टी आएगी, जैसे मैं ही हूँ, मैं गई, मैं अपने वकील के पास गई, मेरे वकील ने कहा कि उनकी पार्टी से कोई नहीं आया है तो आप चले जाओ। ठीक है, मैं चली आई वापस। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको जब भी हम कोर्ट जाते हैं, चाहे वो दोनों पार्टी के लिए ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, आप कोर्ट में जा कर के अपने सिग्नेचर करो। ठीक है, वो आपकी अटेंडेंस होती है कि आप आए हो, आपने अटेंड किया है। तो कई वकील क्या करते हैं, यही फ्रॉड करते हैं, यहीं पे फ्रॉड करते हैं कि आपको बोलेंगे कि आपकी पार्टी से कोई, मतलब दूसरी पार्टी से कोई नहीं आया, आप चले जाओ, और सामने वाले चले आते हैं, मतलब चली आती हैं, जो भी बेचारी हैं जिनको नहीं समझ में आता वो चली आती है वापस। मेरे नॉलेज में हैं 2 लोग ऐसे जिन्होंने मुझसे बात की है, उन्होंने ये चीज़ें शेयर की, मैंने उनसे बोला भी कि ऐसा ऐसा आपके वकील मिला हुआ है उस तरफ से, और बाद में वो चीज़ें हुई। उनको नोटिस भी आ गई कि आप कोर्ट में डेट में आते नहीं थे, आपने अटेंड नहीं किया है, इसलिए उनको नोटिस भी आ गई थी। तो ये सब फ्रॉड करते हैं, क्योंकि देखिए जो वकील है उसको दांव पेच पता है, हर किसी को नहीं पता ये चीज़ें। अब जैसे मुझे नहीं जिस चीज़ का नॉलेज है, तो वो मैं कैसे ही समझ पाऊंगी कि सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है। तो कोर्ट में जब भी पेशी होती है, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, मतलब दोनों पार्टी के लिए मैं बता रही हूँ कि आप अगर गए हो तो साइन ज़रूर करो अंदर जा कर के,
जहाँ पे आपका केस चल रहा है, जिस कोर्ट में। आप अपने वकील के कहने पे वापस मत आ जाओ बिना, क्योंकि आपके दूसरी पार्टी से कोई आए या ना आए, लेकिन आपका वहाँ पे साइन करना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मेरी हर पेशी में मेरे साइन है, हर पेशी में साइन है। और अगर मैं गलत होती तो मैं भी मुंह छुपा के बैठती। और फिलहाल अभी बता दूं कि अब उनके परिवार को सबको पता है कि गलत कौन है, सही कौन है। अभी कुछ ही दिन पहले, 1 हफ्ते पहले ही वो थाने जा चुके हैं। मैं अपने एक्स हस्बैंड की बात कर रही हूँ। थाने जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं? अपनी करतूतों की वजह से। एक औरत के घर में, औरत मतलब कि परिवार की ही औरत के घर में घुस गए थे दीवार कूद करके। ठीक है, अब सोचिए उनकी मेंटलिटी कितनी अच्छी है। अब तो मैंने छोड़ दिया है, अब तो उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की ना दूसरी। अभी भी उनको अपनी बीवी अच्छी नहीं लग रही है। मैं तो चलो उनको औरत जैसी लगती नहीं थी, मेरे में कुछ है ही नहीं। उनका कहना था कि इसमें औरत जैसा कुछ है ही नहीं, क्या बोलूँ। तो अब तो उन्होंने अपने मन से शादी की, पूरे परिवार से लड़के, अपने परिवार से, वो अपने परिवार से, सब ने मना किया तब भी किया। और अभी साल भर भी नहीं बीते हैं, फिर आपको किसी और की ज़रूरत पड़ गई। तो उसने कंप्लेन डाल दी, जिसके यहाँ घुसे हुए थे ना, उसने कंप्लेन डाल दी, पुलिस कंप्लेन कर दी। और अब पुलिस कंप्लेन कर दी, लेकिन 24 घंटे के अंदर इनको छुड़ा भी लिया गया। और उनके ही और इनके परिवार के द्वारा ही छुड़ा लिया गया इनको। और छुड़ाने का रीज़न उनको नहीं पता है, लेकिन मैं बता देती हूँ छुड़ाने का रीज़न क्या है। क्योंकि अगर आपका केस चल नहीं आपको कोर्ट सॉरी आपको थाने ले गए किसी भी केस के लिए, किसी भी मैटर में अगर आपको थाने ले गए हैं, 24 घंटे के अंदर या तो रिपोर्ट वापस ले लो आप अपनी, तब जाके वो क्लोज़ होगा और आपको थाने से ही वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, जो गुनहगार है उसको थाने से ही वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर सामने वाली पार्टी ने, जिसने रिपोर्ट की है, रिपोर्ट दर्ज की है, एफआईआर की है, अगर उसने एफआईआर अपनी वापस नहीं ली, तो फिर 24 घंटे बाद वो भेज दिया जाएगा जेल। और फिर जेल से इनकी रिहाई होने का एक निश्चित समय होता है कि 3 महीने, 6 महीने, साल भर, इस तरीके से सज़ा मतलब जो है निर्धारित रहती है। वो कानून की प्रक्रिया है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन ये पता है, इतना पता है कि एफआईआर होने के बाद अगर 24 घंटे के बाद जेल भेज दिए जाते हैं ना वो, तो कम से कम 3 महीने से पहले उनको रिहाई नहीं मिलती, मतलब वहाँ से जमानत नहीं मिलती। और फिर जमानत में भी अच्छी खासी रकम देनी पड़ती। केस वापस लेने में बल्कि नहीं होगी, एफआईआर वापस लेने में उतने ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ खर्च हुआ होगा उनका। लेकिन अगर ये एक बार जेल भेज दिए जाते ना, तो कम से कम 3 महीने तो जेल में रहते और उनकी ज़मानत में अच्छे खासे पैसे लगते। तो अच्छे खासे पैसे देने वाला कोई इतना उन्होंने बना नहीं रखा है कि कोई खर्च करता। और मैं उनको भी रीज़न नहीं पता है, मेरे एक्स हस्बैंड को भी रीज़न नहीं पता है कि उनको छुड़ाया क्यों गया। मैं बताती हूँ, क्योंकि उनकी वाइफ है प्रेग्नेंट है और उसकी यही टाइम चल रहा है, दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक, यही टाइम चल रहा है। तो इस टाइम में अगर ये जेल चले जाते, नहीं आ पाते, तो बस आस पड़ोस और फैमिली वालों को ही परेशान होना पड़ता। परिवार वाले जो इनके आमने सामने रह रहे हैं, अगल बगल रह रहे हैं, उन्हीं लोगों को परेशान होना पड़ता। इसलिए इन लोगों ने अपना दिमाग लगाया और इनको वापस छुड़वा लाए कि भाई अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब डिलीवरी का टाइम है उसका चल रहा है, और एन वक्त पे अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम लोगों को परेशान होना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इनको छुड़वा देते हैं। तो छुड़वाने के बाद उन लोग अच्छे भी बन गए कि भाई हमने तुमको ज़मानत दिला दी, ऐसा है। और मैं यही कहूँगी, जितने लोग उनको अच्छा कहते हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि अभी भी आप अच्छा ही कहना उनको। और क्या बोलूँ, क्या होता है ना, कुछ चीज़ें मैं एकदम खुल के बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे किसी औरत की, किसी लड़की की बेइज्जती करना पसंद नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा मेरी इतनी वीडियो में मैंने किसी लड़की का नाम नहीं लिया, किसी औरत का नाम नहीं लिया। मुझे कुछ चीज़ों को मैं चाहूँ तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती हूँ एक ही वीडियो में, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई घर परिवार वाले हैं और कोई लड़की है, उसकी शादी होनी है,
तो मैं उसकी बदनामी नहीं कर सकती। नहीं तो मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, मैं चाहूँ तो एक बार वीडियो में लगा सकती हूँ। फेस मैं कह रही हूँ मैं ब्लर कर सकती हूँ, बाकी चीज़ें तो मैं लगा सकती हूँ ना, लेकिन फिर भी मैं नहीं लगाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये गंदगी यहाँ करना ही नहीं है। मैंने इनफैक्ट कोर्ट में भी ये बोला है कि जितनी भी न्यूड पिक्चर्स हैं लड़कियों की, जितनी भी न्यूड होकर के इन लोगों ने वीडियो चैट की है, वो सारी चीज़ें मैं कोर्ट में नहीं दूंगी। लेकिन जब ऐसी नौबत आएगी कि अगर मुझ पे विश्वास नहीं किया जाएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपने लिखवाया है ऐसा है और आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, तब मैं दिखाऊंगी। क्योंकि मैं अगर वो दिखाऊंगी, मैं नहीं चाहती उसको वकील देखे, उसको जज देखे, मतलब सब जेंट्स हैं, मैं नहीं चाहती किसी लड़की की इस तरीके की फ़ोटो या वीडियो कुछ भी देखे कोई। तो बस यही रीज़न है कि मैं ना किसी का नाम लेती हूँ, ना किसी की पिक्चर्स लगाती हूँ, क्योंकि किसी की बेइज्जती करके कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है ना कि वो आदमी ही गंदा है, हमेशा उसने फंसाया है हर किसी को, चाहे मुझे हो चाहे किसी और को हो। उसने जितने भी लोगों को फंसाया है ना, उसमें से मुझे लगता है कि 2-4 ही होंगी जो उनसे पैसे के लिए जुड़ी होंगी, जो उन्हीं की तरह की होंगी, बाकी सब उनसे सिर्फ फंसी थी। बातों में फंसाया उन्होंने, घुमाया फिराया बातों में, मुझे कैरेक्टरलेस बता के मेरे से परेशान है, मेरा इधर उधर अफेयर है, बच्चों की खातिर वो मुझे झेल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बोलते थे वो। तो एक एक मेन पॉइंट मैं भूल गई थी बताना, जैसे कि कई ऐसे केसेस चलते हैं जिसमें औरतें अपने परिवार वालों को फंसाती हैं कि मेरे हाँ, ससुराल वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जबकि वहाँ रह भी नहीं रही हैं, वो रह भी नहीं रही हैं और फंसा देती हैं। तो उनको मानने कैसे होते हैं, मतलब वो ये माना कैसे जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। जैसे मैंने किसी चीज़ का प्रूफ दिया, मैंने वीडियो दिया, मैंने रिकॉर्डिंग दी, मैंने कुछ भी जो भी चीज़ें दी, तो भी उतना मान्य नहीं होता है। मैंने आपको बताया था ना, मैं दिल्ली गई थी इनको नोटिस देने के लिए, मैंने वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो के लिए मेरा मोबाइल जमा किया गया कि मोबाइल में पहले चेक होगा कि आपने अपने मोबाइल से बनाया या किसी और ने बना के आपको भेजा है, आप गए हो कि नहीं गए हो, उस चीज़ को प्रूफ करना पड़ा मुझे, ठीक है। लेकिन जब एक औरत केस लगाती है तो मुझे लगता है उसके उस ऐसे केस कैसे बन जाता है, ऐसे झूठे केस क्यों बन जाते हैं, बिना प्रूफ के क्यों बन जाते हैं। भाई अगर उसको मारा पीटा गया, निकिता वाले केस में, मतलब ये अतुल जी के केस में, निकिता ने ये आरोप लगाया है कि जो मेरे ससुराल वाले वो मुझे मारते पीटते थे दहेज के लिए, जबकि वो बिहार में रहती ही नहीं थी। समस्तीपुर करके है जगह जहाँ पे, मतलब बिहार के अंदर, जहाँ पे उसके ससुराल वाले रहते हैं, और जबकि वो रहती थी बेंगलोर में अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन उसने केस लगाया अपने सास ससुर के खिलाफ कि वो मुझे मारते पीटते थे और दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। तो मुझे नहीं समझ में आता ये केस बनता कैसे है, बस किसी ने कुछ भी बोल दिया। जब आप यहाँ रहते नहीं थे, आप रहते वहाँ थे, तो कैसे केस बन गया ये। तो इतने फेक केस बनते क्यों हैं। ठीक है, कानून बनता है, कानून तो अच्छाई के लिए बनता है, कानून को लोग क्यों दोष दे रहे हैं कि औरतों के पक्ष में ये कानून बना है, औरतों के पक्ष में वो कानून बना है। कानून गलत नहीं है, कानून का फ़ायदा गलत तरीके से उठाया जा रहा है। जो जज हैं ये लोग निर्णय सही नहीं करते हैं। इन लोगों को क्या बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ। मेरे केस में खुद ऐसा होता है, बैठे रहते हैं वो, कोई मतलब नहीं है, आप अपनी बोलो वो अपनी बोले, उनको खुद में भी नहीं पता होता है कि क्या चीज़ लीगल है क्या अनलीगल है। मेरे केस में एक बार ये भी हुआ था, जो उनका वकील था, मेरे हस्बैंड साइड का वकील जो था, उसने ये कहा कि उसने आपत्ति लगाई, नोटिस दे रहा था वो मेरे वकील को कि जज साहब से बोल के कि मैं इनको नोटिस देना चाहता हूँ कि जब इन्होंने डाइवोर्स ले लिया तो अब ये केस क्यों लगाया है इन्होंने, ठीक है, मेंटेनेंस का केस इन्होंने अब क्यों लगाया है। तो मेरे मतलब जो जज थे वो उन्होंने सीधा बोले कि आप दे दीजिए नोटिस इनको। क्यों, उनको कानून नहीं पता क्या, जज को कानून नहीं पता क्या कि ये केस बनता है या नहीं बनता है। फिर मेरे वकील ने उनको ये बोला कि मैं लिखित में भी दूंगा और क्रॉस क्वेश्चन भी करूंगा, तो मुझे आप लंच के बाद में आऊँगा। उन्होंने, मतलब मेरे वकील ने बोला मैं लंच के बाद आऊँगा और मैं लिखित में लेकर के आऊँगा, इसका जवाब दूंगा, मैं नोटिस नहीं लूँगा। तो उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। फिर मेरे जो वकील हैं उन्होंने बाकायदा जो कानून की किताब होती है, किताब के साथ आए और पेज नंबर, कॉलम नंबर
उन्होंने सारी एक एक चीज़ें और धारा नंबर सब कुछ बताया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एक औरत तलाक के बाद भी मेंटेनेंस ले सकती है, और अगर उसने शादी नहीं की है तब तक मेंटेनेंस ले सकती है। ठीक है, हाँ, अगर उसकी शादी हो जाती है कहीं तब वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। और रही बात बच्चों की, तो अगर एक औरत तलाक के बाद दूसरी शादी भी कर लेती है तो उसके जो पहले पति से बच्चे हैं उन बच्चों का अधिकार पूरी जिंदगी उनके पिता की प्रॉपर्टी पर रहेगा। ठीक है, ये कानून है। तो ये कानून उनको नहीं पता था, लेकिन जज साहब को उन्होंने बोला ठीक है आप नोटिस दे दीजिए इनको। क्यों, मुझे नहीं समझ में आता ऐसे जज कैसे होते हैं, कैसे बन जाते हैं जज। तो भाई ये जज लोगों के लिए मैं कहूँगी कि इन लोगों के लिए भी कानून होने चाहिए। किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं इन लोग, कोई ज़िंदगी से चला गया, ऐसे पता नहीं कितने लोग चले जाते हैं। वो तो उन्होंने वीडियो बना करके अपनी अपलोड की है, बाकी ऐसे फ्रस्ट्रेट हो करके पता नहीं कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। आज मेरे बच्चे नहीं होते तो मैं भी कर चुकी होती अब तक। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि दो चीज़ें कानून में बिल्कुल होनी चाहिए। एक टाइम डिसाइड हो जाना चाहिए कि इतने ही टाइम के अंदर आपका डिसीज़न हो जाना चाहिए, साल 2 साल 3 साल, एक टाइम डिसाइड हो जाना चाहिए कि इससे ज़्यादा केस नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़, अगर एक व्यक्ति पेशी में नहीं आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 2 पेशी में उसको टाइम देना चाहिए, तीसरी पेशी में डिसीज़न हो जाना चाहिए। मेरा केस आज कितने सालों से चल रहा है, 2021 से मेरा डाइवोर्स का केस चल रहा था। 2022 में मैंने ये मेंटेनेंस का लगाया, 22 से 23 24 3 साल हो गए। 3 साल में अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। 3 साल में वो बंदा कभी नहीं आया पेशी में। बस प्रे करूँगी कि अतुल जी को न्याय मिल जाए, ताकि उनकी जो उन्होंने अपनी जान दी है, एक तरह से वो शहीद हुए हैं, ताकि और लोग बच पाएँ इन चीज़ों से। जो ये करप्शन चल रहा है, जो ये भ्रष्टाचारी चल रही है, जो घूसखोरी चल रही है। 5 लाख रुपए की डिमांड भी की थी उनके जज ने कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं सेटलमेंट करा दूंगा। ये हर किसी के साथ होता है, हर किसी को ऑफ़र दिया जाता है। हमारे वकील को भी ऑफ़र दिया गया था कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, आप केस क्लोज करा दो। तो ठीक है, सबको लेकिन इतना अच्छा वकील नहीं मिलता है, सबको नहीं हो पाता है। तो फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ में, और कोशिश करूँगी कि इस तरीके की न्यूज़ें ना मिलें। बहुत अफसोस होता है किसी के माँ बाप का एक लायक बेटा, नालायक हो तो भी समझ में आता है, एक लायक बेटा जब चला जाता है ना, माँ बाप पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत गलत हुआ है उनके माँ बाप के साथ में। मैं तो यही प्रे करूँगी कि उनको न्याय मिले और अतुल जी की आत्मा को शांति मिले। ठीक है, फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।